गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चाज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा क्लास 12th में, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा ये है क्या? अरे गॉड सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग but a vertical cash book which is classified into operating activity, investing activity and financial activity। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वर्टिकल कैश बुक है जो तीन एस्पेक्ट में क्लासिफाइड होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसका मतलब गॉड सर ये कैश बुक ही है। यस बच्चा, ये एक वर्टिकल कैश बुक है जहां पर तीन अलग अलग एक्टिविटीज में कैश का फ्लो देखा जाता है। वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द अदर वन इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी। और सर क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चॉइस है? नो बेटा, अकाउंटिंग बेटा याद रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ मैंडेटरी स्टेटमेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट। मतलब ये चॉइस नहीं है, इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। किसी भी कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मस्ट है। अच्छा गॉड सर, ये बताइए गॉड सर, क्या कैश फ्लो के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? यस बेटा, कैश फ्लो इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो कैश फ्लो का फॉर्मेट किसी टीचर वीचर ने नहीं बनाया है, इट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अच्छा गॉड सर, एक बात बताइए, हमारे क्लास 12th में विच मेथड इज एप्लीकेबल? बेटा हमारे यहां इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में है। सर क्या मतलब? इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है बच्चा, यहां पर हमको फाइनल प्रॉफिट दे दिया जाता है और हमें निकालना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए बेटा, सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट आता है? गॉड सर, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। यदि मैं सीधा चलूं तो सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट आता है? गॉड सर, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर गॉड सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर गॉड सर नेट प्रॉफिट आता है और लास्ट में रिटेन्ड प्रॉफिट आता है। तो बताइए सर, किसी भी फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन में सबसे पहले गॉड सर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट और सबसे एंड में रिटेन्ड प्रॉफिट आता है। बचा हमारे सिलेबस के दायरे में क्या है? हमको रिटेन्ड प्रॉफिट दिया जाएगा। कौन सा प्रॉफिट? रिटेन। और बेटा हमें कैलकुलेट करना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब हमें उल्टा चलना पड़ेगा। मतलब बच्चा, हमें सबसे पहले कंपनी में कौन सा प्रॉफिट होता है? गॉड सर ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर क्या होता है? नेट प्रॉफिट। और फिर क्या होता है? रिटेन्ड प्रॉफिट। इज इट क्लियर? कौन सा प्रॉफिट? रिटेन प्रॉफिट। बच्चा हमारे मेथड को इनडायरेक्ट मेथड इसलिए कहा जाता है कि हमें एग्जाम में दिया क्या होगा? रिटेन्ड प्रॉफिट, और हमें उल्टा चलना पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्ट चलना पड़ेगा और हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चूंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, बल्कि रिटेन्ड प्रॉफिट से उल्टा चलकर क्या निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम चूंकि उल्टा चलते हैं, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। मतलब हमको रिटेन प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दिया होगा, और हमें चाहिए कौन सा प्रॉफिट होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर? सो बेटा, पहली एक्टिविटी जिससे हमारा पाला पड़ता है बेटा, वो उसका नाम क्या है? पहली एक्टिविटी का नाम क्या है? गॉड सर, पहली एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम पता करते हैं कि जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, उस ऑपरेशन से कैश का कितना नेट इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है।
तो बेटा कैसे निकालेंगे, ये सब प्रोसीजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया हुआ है। चलिए बच्चा, आइए बेटा, तो क्या फॉर्मेट दिया है बेटा। सबसे पहले बच्चा हमें वर्किंग करनी पड़ती है। सबसे पहले बेटा हमें क्या बनानी पड़ेगी, हमें वर्किंग करके सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना होता है। मतलब क्या करना है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो वर्किंग करनी है तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मतलब जो आपने इस साल प्रॉफिट कमाया है, दैट इज रिटेन प्रॉफिट, ये आपको दिया होगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में आपको बेटा 4 चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। इज इट क्लियर? पहली चीज क्या ऐड करनी पड़ेगी, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। ओके, और बेटा दूसरा आइटम ऐड करना पड़ेगा, इंटरिम डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फिर बेटा आपको रिजर्व क्रिएटेड, रिजर्व क्रिएटेड, रिजर्व क्रिएटेड। कौन सा रिजर्व मत लेना, कैपिटल रिजर्व मत लेना। तो बेटा रिजर्व क्रिएटेड लेना। बस बेटा ध्यान रखना कौन सा रिजर्व रिजर्व क्रिएटेड में नहीं लेना है, दैट इज कैपिटल रिजर्व। बेटा उन्हीं रिजर्व्स को लेना है जो आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाए जाते हैं। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं बनाया जाता है तो मत लेना। और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बताओ रिजर्व क्रिएटेड लेना, बट 2 चीजें लेने की गलती मत करना, वन इज कैपिटल रिजर्व एंड अदर वन इज सिक्योरिटी प्रीमियम reserve, because these reserves are not created out of profit. इनका प्रॉफिट से कोई रिश्ता नहीं है तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो बेटा बताओ रिजर्व क्रिएटेड में आप क्या क्या नहीं लेंगे, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप नहीं लेंगे। ओके, फिर यहां क्या लिखेंगे, टैक्स प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड और कोई रिफंड ऑफ टैक्स हो तो बेटा यही माइनस कर देना। कि क्या कर देना, रिफंड ऑफ टैक्स बेटा क्या कर देना, माइनस कर देना। ओके, और बेटा प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, बेटा यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो तो बेटा क्या कर देना, ऐड कर देना। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो, दैट इज एबनॉर्मल इनकम हो, तो क्या कर देना, माइनस। पहले गॉड सर ये बताइए कि आप सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। हम रिटेन्ड प्रॉफिट से उल्टा लौटकर कहां आना चाह रहे हैं, नेट प्रॉफिट पर। अब बच्चा जब उल्टा चलेंगे तो जिन एक्सपेंसेस को आपने माइनस किया था उन्हें ऐड करोगे, और जिन इनकम को आपने माइनस ऐड किया था उन्हें क्या करोगे, माइनस। तो बताओ बेटा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में क्या ऐड करोगे, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, फिर इंटरिम डिविडेंड, फिर रिजर्व क्रिएटेड। क्या 2 चीजें छोड़कर, सर कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम यहां नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, टैक्स प्रोवाइडेड, और कोई रिफंड ऑफ टैक्स हो तो क्या कर देंगे, माइनस। और
प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। गॉड सर प्लस माइनस का मतलब क्या है? यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो, जैसे लॉस बाय फायर, तो बेटा आप इसे क्या कर देना, ऐड। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो कि लॉटरी निकल आई है या ऐसी इनकम जो रेकरिंग नेचर की नहीं है, तो आप उसे क्या कर दीजिएगा, माइनस। तो क्या निकल कर आ जाएगा? आपका निकल कर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, आ गया। अब बेटा ये हमारी वर्किंग है। क्या है बेटा? वर्किंग है। और अब शुरू होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या शुरू होगी? अब पहला क्वेश्चन शुरू होगा। क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे शुरू होगी वही बेटा जो आपने निकाला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। किससे शुरू होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। से शुरुआत होगी। मतलब जो हमने वर्किंग से निकाला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसी से बेटा शुरू होगा। ठीक है। अब बेटा तो हमारी जर्नी कहां से शुरू हुई? रिटेन्ड अर्निंग से। हम कहां उल्टा पहुंच गए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अब बेटा हमें फिर उल्टा लौटना है, और उल्टा लौटकर कहां पहुंचना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, क्योंकि हमारी एक्टिविटी का नाम क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो व्हाट डू वी नीड इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लौटने के लिए बेटा आपको 6 एक्सपेंसेस और ऐड करने पड़ सकते हैं, और उनके नाम हैं, पहला है डेप्रीसिएशन, प्रोवाइडेड। डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड। पहला होगा डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड। फिर अगला होगा बेटा इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब जितना इंटरेस्ट देना है। फिर बेटा अगला होगा इंटेंजिबल असेट्स रिटन ऑफ। ओके। फिर अगला होगा शेयर ऑब्लिक डिवेंचर expenses oblique losses written off। शेयर या डिवेंचर से ताल्लुक कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस क्या हुए हैं? राइट ऑफ हुए हैं। दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुआ है। अंडर राइटर कमीशन राइट ऑफ हुआ है। किससे राइट ऑफ हुआ है? प्रॉफिट से। तो बेटा शेयर या डिवेंचर से ताल्लुक कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस क्या हुए हैं? राइट ऑफ हुए हैं। और सर क्या क्या खर्चे होते हैं शेयर और एक्सपेंसेस से रिलेटेड? बेटा कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यदि प्रॉफिट से, किससे? प्रॉफिट से राइट ऑफ हुआ है, तो बेटा इसको ऐड कर देना। कोई भी शेयर बिकवाने में कोई अंडर राइटर कमीशन है और वो आपने किससे राइट ऑफ किया है? प्रॉफिट से राइट ऑफ किया है, तो उसको भी कर देना। सर जी डिवेंचर्स पर कोई डिस्काउंट है या कोई प्रीमियम से कोई नुकसान हुआ है, तो उसको भी यदि आपने प्रॉफिट से राइट ऑफ किया है, तो बच्चा यहां पे क्या कर देना?
ना ऐड। तो बेटा याद रखना, वही राइट ऑफ चीजें यहां शेयर और डिबेंचर्स के वही खर्चे और नुकसान यहां ऐड होंगे यदि आपने उन्हें प्रॉफिट से पास्ट में राइट ऑफ किया है। ओके, और बोलिए बेटा प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ओके, और क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और रिपेयर। तो क्या क्या है, बोलो बेटा। शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कोई भी बेटा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है ऐड कर दो, कोई भी इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है ऐड कर दो, कोई भी इंटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ हुई है ऐड कर दो, कोई भी शेयर या डिवेंचर से ताल्लुक एक्सपेंसेस या लॉसेस राइट ऑफ हुए हैं तो इन्हें भी ऐड कर दो। याद रखना बेटा, ये चीजें शेयर और डिवेंचर से ताल्लुक एक्सपेंसेस और लॉसेस तभी यहां ऐड होंगे यदि आपने उन्हें प्रॉफिट से क्या किया है, राइट ऑफ। यदि आपने प्रॉफिट से नहीं किसी और चीज से राइट ऑफ किया है तो फिर इनको ऐड मत करना, उन्हीं चीजों को यहां ऐड करना जिन्हें आपने पास्ट में प्रॉफिट से माइनस किया था, उन्हीं को अब प्रॉफिट में ऐड करना। और यदि आपने अपने लॉसेस को सिक्योरिटी प्रीमियम या कहीं और से राइट ऑफ किया है तो बच्चा भूल कर भी यहां ऐड मत करना, यहां ऐड वही करना जिसको आपने प्रॉफिट में से माइनस किया था। जिन लॉसेस को आपने प्रॉफिट में से राइट ऑफ किया था उन्हीं को प्रॉफिट में ऐड करना। यदि आपने अपने लॉसेस को कहीं और से राइट ऑफ किया है, प्रॉफिट से नहीं, तो यहां ऐड मत करिएगा। तो यदि आपने शेयर या डिवेंचर ये से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस को प्रॉफिट से राइट ऑफ किया है तो प्रॉफिट में ऐड करना, और आपने सिक्योरिटी प्रीमियम या कहीं और से किया है तो फिर यहां ऐड मत करना। ओके, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स माइनस रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। पक्का बेटा, रेंट यहां क्यों लेस कर रहे हैं, बिकॉज रेंट बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है। रेंट किससे मिलता है, जब आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, रेंट। तो बताइए बेटा, एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए रेंट कौन सी एक्टिविटी है, सर इन्वेस्टिंग इनकम है, तो हम यहां से लेस कर देते हैं और इन्वेस्टिंग इनकम में बेटा क्या कर देते हैं, ऐड। अच्छा गॉड सर, यदि वो प्रॉपर्टी डीलर है, यदि वो प्रॉपर्टी डीलर है तो बेटा रेंट कैसी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो फिर आपको यहां एक्सक्यूज मी, तो फिर आपको यहां लेस करने की जरूरत नहीं है। हम रेंट को इसलिए लेस करते हैं क्योंकि रेंट को हम क्या मानते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन यदि वो आदमी प्रॉपर्टी डीलर है बेटा तो रेंट तो बेटा बताइए रेंट क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फिर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस करने की जरूरत नहीं है बेटा। हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड को भी लेस करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन हैं और इंटरेस्ट और डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करने से मिलता है। लेकिन यदि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड किसी उस बिजनेसमैन को मिला है जो इन्हीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है तो सेम इनकम क्या बन जाएगी, ऑपरेटिंग ना कि इन्वेस्टिंग। तो फिर आपको यहां लेस करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा याद रखना, प्रॉपर्टी डीलर को रेंट लेस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज फॉर हिम इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट अदर देन प्रॉपर्टी डीलर के लिए ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको रेंट यहां से लेस करना है और वहां ऐड करना है। इंटरेस्ट और डिविडेंड बेटा नॉर्मल बिजनेसमैन यहां से लेस करेगा बिकॉज फॉर हिम इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग से बेटा हम कट करेंगे और इन्वेस्टिंग में हम वेस्ट करेंगे। लेकिन
कोई शख्स, कोई पर्सन यदि इंटरेस्ट और डिविडेंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहा है, शेयर और डिवेंचर्स में ही डील करता है, उसका यही फाइनेंशियल बिजनेस है, तो फिर उसको लेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर हिम इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेटा याद रखना, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड तभी इन्वेस्टिंग है, यहां से लेस होकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तब प्लस होगा। इज इट क्लियर? जब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो, और यदि रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो आपको लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो क्लियर? तो गॉड सर अब कर लिया तो कहां पहुंच जाएंगे? हम लोग पहुंच जाएंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर पहुंच जाएंगे। ओके, अब बेटा आप वहां पहुंच गए उल्टा चलकर, तो हमें दिया क्या था? रिटेन्ड अर्निंग। हम लौटकर रिटेन्ड अर्निंग से लौटकर कहां आए? हम रिटेन्ड अर्निंग से लौटकर कहां आए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन पर आए। फिर हमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट की, और अभी हमें और उल्टा लौटना है भाई। हमें कहां पहुंचना है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर पहुंचना है, और यहां से अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का फ्लो देखना शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा पहले इतना डील करते हैं। क्या करें बेटा? पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा आराम से। तो हमने तुरंत फॉर्मेट बनाया, यहां तक लगकर हम उल्टा लौटे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचे। चलो पहले इतना पहुंचते हैं, फिर आगे का सिखाते। बताइए बेटा, आपको प्रॉफिट ऑफ द फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर एप्रोप्रिएशन कितना दिया है? 2,50,000। तो बेटा यहां लिख दो। बेटा कितना दिया है? गॉड सर 2,50,000। यहां लिख दो 2,50,000 क्या है? वर्किंग है। ओके, नीचे आ जाइए, क्या लिखा? डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स कितना दिया है? 20,000। बेटा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये लिखा है डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड, उसके सामने कितना लिख दो? 20,000 लिख दो। ओके, फिर दिया है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। बताइए फर्नीचर को बेचने से क्या हुआ है? लॉस। देखो बेटा क्या लिखा है? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है बेटा, तो यहां लिख दो 2,000 रुपीज। ओके, फिर दिया है गुडविल रिटर्न ऑफ 9,000। क्या लिखा है बेटा? इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ। कोई भी इंटेंजिबल असेट्स, तो बेटा यदि आपकी टेंजिबल असेट डेप्रिशिएट हो तो यहां ऐड होता है। आपकी इंटेंजिबल असेट अमोर्टाइज या राइट ऑफ हो या कम हो जाए तो वो भी बेटा यहां क्या होता है? ऐड होता है। क्या लिखा है? इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ। देखो बेटा क्या लिखा है? गुडविल रिटर्न ऑफ 9,000। इसका मतलब आपकी मशीन डेप्रिशिएट हो तो भी ऐड होगा, और आपकी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट नाम की इंटेंजिबल असेट्स भी यदि कम हो तो वो भी यहां ऐड होगा। ठीक है, फिर दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बेटा ये दिया है टैक्स प्रोवाइडेड। क्या दिया? टैक्स प्रोवाइडेड। कितना दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? 35,000। तो यहां लिख दो वर्किंग में। ओके, फिर दिया है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बेटा रिजर्व क्रिएटेड करके 17,500 है बेटा, यहां लिख दो। लिख दिया। फिर दिया है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल असेट। बताइए बेटा फिक्स्ड असेट बेचने से क्या हुआ है? गेन हुआ है। बेटा लॉस होता है तो हम ऐड करते हैं, और प्रॉफिट है तो बच्चा हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। लो बेटा यहां तक हमने कर लिया।
ठीक है, तो बताइए प्रॉफिट कितना है? 2,50,000। और इस क्वेश्चन में कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है, कोई भी इंटरम डिविडेंड नहीं है। होता तो हम जरूर ऐड करते। रिजर्व क्रिएटेड हमने 17,500 ऐड कर दिया। टैक्स प्रोवाइडेड 35,000 बच्चा हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। चलो अब बताइए 2,50,000 में ये बेटा मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3,02,500। बताइए बेटा ये क्या हो गई? ये वर्किंग हो गई। अब पहली एक्टिविटी शुरू होती है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बताइए बेटा वर्किंग से क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आया? गॉड सर 3,02,500। तो यहां लिख दो 3,02,500। ओके चलो बेटा आप बताइए क्या क्या ऐड हुआ? गॉड सर 3,02,500 में ऐड हुआ है 20,000। ओके ऐड कर दो। ऐड हुआ है 9,000 ऐड कर दो। ऐड हुआ है 2,000 ऐड कर दो। और प्रॉफिट 8,000 क्या कर दो? माइनस। तो कितना आ गया? कितना आ गया? गॉड सा 3,25,500। और इसको क्या कहेंगे? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब बेटा हमने क्या किया? रिटेन्ड अर्निंग से हम नेट प्रॉफिट तक लौट कर आए और फिर नेट प्रॉफिट से कहां आ गए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और इसके बाद अब सिर्फ पैसे का आना जाना देखा जाएगा। दैट विल बी द कैश फ्लो ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आइटम्स। चलिए अब बेटा पहुंच गए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गई। बस बेटा अब यहां से यह देखना है कि पैसा आया या पैसा गया। किससे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा हम करेंट असेट, कौन सी असेट? करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी से पैसा आना जाना देखते हैं। पहले बताइए बेटा असेट्स और पैसे का रिश्ता क्या है? बेटा इनवर्स रिश्ता है। मतलब असेट यदि बढ़ती है तो पैसा कम हो जाता है और असेट कम हो जाती है तो पैसा बढ़ जाता है। सो इंक्रीज इन करंट असेट इज डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन करंट असेट इज इंक्रीज इन कैश। तो देखिए बेटा कौन कौन सी एसेट है बताइए। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? और सर करंट असेट है। करंट असेट और पैसे का रिश्ता क्या है? इनवर्स है। तो बताइए 50,000 से असेट कितनी हो गई? 62,000। मतलब असेट हमारी बढ़ गई है। तो बताओ बेटा बढ़ गई है तो रिश्ता इनवर्स है तो पैसा क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से हमारा मनी क्या होगा? तो बताइए बेटा ट्रेड रिसीवेबल यदि इंक्रीज होंगे तो बेटा मेरा मनी क्या होगा? डिक्रीज। और बताइए बेटा और करंट एसेट क्या है? गॉड सर इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री 12,000 से कितनी रह गई है? 8,000 रह गई है। बताइए बेटा करंट एसेट कम होगी तो पैसा बढ़ेगा। तो बताइए बेटा डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री डिक्रीज इन
इन्वेंट्री। बताओ बेटा, इन्वेंट्री यदि डिक्रीज होगी, इन्वेंट्री यदि क्या होगी, डिक्रीज, तो बेटा मनी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और देखो बेटा, कोई और आपको असेट दिख रही हो, सो ट्रेड रिसीवेबल इज एन असेट, ट्रेड पेबल इज अ लाइबिलिटी, छोड़ दीजिए, इन्वेंट्री इज एन असेट ले लिया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या है, असेट है। क्या है, असेट है। बताइए लास्ट ईयर क्या था, नील, और अब क्या है, 5000। क्या है, 5000। मतलब भैया जी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। बोलो बेटा, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बताइए, असेट इंक्रीज होगी तो मनी डिक्रीज होगा। तो बोलो बेटा, असेट का और पैसे का क्या रिश्ता है। सर जी, फिर करंट असेट विल इंक्रीज, इफ करंट असेट विल इंक्रीज कैश विल डिक्रीज, एंड इफ करंट असेट विल डिक्रीज कैश विल इंक्रीज। ओके, अच्छा, करंट लायबिलिटी और मनी का क्या रिश्ता है, डायरेक्ट रिश्ता है। मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, मनी बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी कम होगी, मनी कम होगा। आइए देखते हैं। तो पहली करंट लायबिलिटी का नाम क्या दिया है, ट्रेड पेबल, और वो भी बढ़ गई है। क्या हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल है। बोलो बेटा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा, यदि लाइबिलिटी यदि बढ़ेगी तो मनी भी बढ़ेगा। क्लियर। और देखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डोंट फॉरगेट दैट इट इज द लाइबिलिटी। किसी से भी पैसा एडवांस लेना ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, एंड इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। तो बताओ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 8000 से क्या हो गया है, नील हो गया है, मतलब डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज in income received in advance, income तो बताइए बेटा, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो गॉड सर मनी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके गॉड सर, एक और लाइबिलिटी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये 6000 से 3000 रह गई है, मतलब ये भी डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज इन आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर। 6000 से 3000 डिक्रीज हो गई है, तो हमारा कैश भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बताइए बेटा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद बेटा मैंने क्या किया, बेटा करंट असेट इंक्रीज होगी तो बेटा पैसा लेस कर दो, करंट असेट डिक्रीज होगी तो बेटा पैसा इंक्रीज कर दो। बेटा करंट लायबिलिटी और कैश का रिश्ता डायरेक्ट है, प्रोपोर्शनेट है। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा प्लस कर दो, और करंट लायबिलिटी कम होगी तो पैसा माइनस कर दो। सर कर दिया। अब कितना हो रहा है बेटा, 3,25,500 में लेस कर दो, में लेस कर दो 12,000, में प्लस कर दो 4,000, में लेस कर दो 5,000, में प्लस कर दो 10,000, में लेस कर दो 11,000। तो ये आ रहा है 3,11,500, 3,11,500। ये गॉड सर क्या आ गया, कैश generated from operating activity। क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
पक्का? तो बेटा सबसे पहले हम वर्किंग बनाकर कहां पहुंचे? सबसे पहले हमने वर्किंग बनाई और बेटा हम कहां पहुंचे? वर्किंग बनाकर हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर बेटा हमारी क्या शुरू हुई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू हुई। किससे शुरू हुई? वही जो हमने निकाला था, वो जो आउटपुट था वो यहां इनपुट हुआ। फिर बेटा मैंने इन चीजों को प्लस माइनस किया, जिन्हें मैं ऑलरेडी आपको याद करा चुका हूं और आप याद कर लोगे। और इसके बाद बेटा हम कहां पहुंचे? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जहां पर हम यहां पहुंचते हैं वहीं से अब कैश का फ्लो देखना शुरू होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सर किस चीज से पैसा आता जाता है? बेटा करंट असेट और करंट लायबिलिटी से। इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैश कर दिया। अब बेटा हम कहां पहुंचे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बेटा यदि कोई इनकम टैक्स पेड हो, क्या हो? पेड हो, लेस क्या कर देना उसमें से? रिफंड ऑफ टैक्स। इज इट क्लियर? तो यहां क्या कर देना? माइनस, जो इस सवाल में नहीं है। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा? नेट कैश generated from operating activity. ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आएगा? चूंकि कोई इनकम टैक्स पेड हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो कितना आएगा? 3,11,500। बच्चा टेक द स्क्रीनशॉट of the entire problem बेटा and practice it time and again। पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए बेटा? चलो अब आगे का स्क्रीनशॉट लो बेटा। क्लियर? तो बच्चा पहला आपका काम है कि आप फॉर्मेट को कस के याद करिए, कस के याद करिए, ठीक है ना? कम को ज्यादा बनाना है तो पहले फॉर्मेट याद करिए, बिकॉज द फॉर्मेट इज नॉट रिटन बाय मिस्टर गॉड, इट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, सो यू कांट चेंज और मेंड द फॉर्मेट। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ यू कि भैया आप इसको प्रॉपरली याद करिए। इसके बाद आप एक ही फॉर्मेट को लिखकर उसी के सामने पेंसिल से फिगर बदलते चलिए, तो एक ही फॉर्मेट से आपके कई सवाल हो जाएंगे। Clear? So बच्चा keep practicing that. First of all mug up the format and then पेंसिल से बार बार क्वेश्चंस को भरो और चेक करके देखो कि प्रॉपरली होने शुरू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो बेटा इस वीडियो में मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को थॉरली कवर किया, मैंने आपको फॉर्मेट याद करवाया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भर के दिखाया। ठीक है, तो यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा मैंने कुछ सिखाया है, मैंने बेटा सिर्फ भर के दिखाया है। सो व्हाट आई होप कि आप भी रिपीटेडली एक सवाल को भर के देखेंगे और रिपीटेडली फॉर्मेट को लिखेंगे और आप देखिएगा कम भी ज्यादा हो जाएगा, लेस विल बी मोर। ठीक है, और यदि आप फॉर्मेट याद ना करें तो योर मोर विल बी लेस। ठीक है ना बच्चा? सो थैंक यू वेरी मच, रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू।